जब मैं प्रोग्रामिंग जर्नी 8 साल पहले शुरू कर रहा था तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन था, जब कोई प्रोग्रामर वेबसाइट या वेब ऐप बनाता है तो उसको क्या पूरी लैंग्वेज यानी CSS या HTML याद करना जरूरी है? और ये बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद समझ आया। किसी भी लैंग्वेज के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो बिलीव मी, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है जब आप उस लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हो। इसलिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है और इस कोर्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ CSS के। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल होगा। चलिए बिना टाइम जाए किए शुरू करते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। मैंने तकरीबन सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है CSS को समझने के लिए। सबसे पहले आसान तरीके से समझते हैं कि CSS है क्या। देखें, एक डॉल की एग्जांपल से समझाता हूँ। डॉल बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरर को चाहिए उसकी बॉडी की हेड, उसके लेग्स, उसके हैंड्स, ये वो पहले अलग अलग पीसेस में बनाते हैं। वैसे ही आप HTML से बनाते हो वेबसाइट में डिफरेंट एरियाज, हेडर, फूटर, बॉडी के सेक्शन जिसमें आपकी इमेजेस या कंटेंट आ गए, और फिर उस डॉल के पीसीस को मिला के मेकअप करने के बाद एक अच्छी सी डॉल रेडी होती है। वैसे ही वेबसाइट में भी सारे सेक्शंस को सही जगह पर प्लेस करके उसको ब्यूटीफुल बनाने का काम होता है CSS का। अगर आप लोगों ने अपने HTML के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो ये वीडियो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि अगले कोर्स में हम सीखेंगे वेबसाइट बनाना और HTML के बिना CSS और CSS के बिना HTML अधूरी है, तो दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया हमारा CSS का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेज टू राइट CSS। CSS के हमारे पास 3 वेज हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज होता है और इंटरनल CSS में स्टाइल के टैग का। टैग्स और एट्रीब्यूट को मैं अपने HTML के कोर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और एक्सटर्नल CSS में हम बनाते हैं सेपरेट फाइल, जो कि एक प्रोफेशनल वे है CSS करने का। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एक डेस्कटॉप पे। इसका मैंने नाम CSS कोर्स रख लिया है। इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ हमारे VS कोड स्टूडियो में। अब हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं एक HTML की फाइल और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से विजिबल हो। तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसमें HTML का बेसिक कोड इनिशिएट कर लेते हैं और इसका टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम इनलाइन CSS को समझ लेते हैं। इनलाइन CSS के लिए मुझे चाहिए होगा एक HTML का टैग। तो मैं यहाँ पे एक HTML का टैग बना लेता हूँ H1 और इसको मैं दे देता हूँ इनलाइन CSS। इसको सेव कर लेते हैं और इसको ब्राउजर में प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये हमने इसको गूगल क्रोम में ओपन कर लिया है और ये हमारी हेडिंग भी आ चुकी है। अब हम इसमें स्टाइल अप्लाई करते हैं। इनलाइन CSS के लिए आपको चाहिए स्टाइल का एट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम कोई भी CSS की प्रॉपर्टी अगर इसको देंगे तो इसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी। और ये मैंने प्रीव्यू किया इसको सेव करके, तो ये हमारा कलर चेंज हो चुका है। तो इसको हमने डायरेक्टली CSS की प्रॉपर्टी दे दी इसी HTML के टैग के अंदर। और दूसरा हमारे पास होता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए हमें चाहिए होगा स्टाइल टैग। स्टाइल के लिए हम ओपन करेंगे स्टाइल का टैग और इसको क्लोज कर लेंगे। हम एक H2 हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए इससे। ये हमारी इंटरनल CSS है तो इसको नाम भी इंटरनल CSS दे देते हैं। इसको पहले एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये हमारी इंटरनल CSS वाली हेडिंग आ चुकी है। अब इस स्टाइल के टैग में हमें सिंपली क्या करना है, इस टैग को हमें यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से हम हमारे ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करेंगे और इसके अंदर हम जो भी CSS बताएंगे वो हमारी इस H2 के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी CSS अप्लाई हो चुकी है। ये हमारा H1 था और ये हमारा H2 था। इसमें हमने यहाँ पर कोई भी CSS नहीं की। ऊपर हमने इसकी जो भी CSS थी वो हमने इसको हेड के अंदर डिफाइन कर दी। ये होती है हमारी इंटरनल CSS। और एक होती है हमारी एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए हमें चाहिए होती है फाइल, जो हम एक सेपरेटली क्रिएट करते हैं। तो मैं इसी फोल्डर में एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ style.css के नाम से। अच्छा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि जिस तरीके से हमने HTML की फाइल के लिए .html यूज़ किया था, उसी तरीके से CSS की फाइल के लिए .css यूज़ करना है। अब हम वापस अपनी HTML की फाइल पे आ जाते हैं और इस फाइल को हम इंक्लूड करवा लेते हैं हमारी index.html में। चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। CSS की फाइल को इंक्लूड करवाने के लिए हमें ओपन करना पड़ता है लिंक का टैग, जिसमें हम रिलेशन बताते हैं। रिलेशन में हम लिखते हैं स्टाइल शीट और href, जिसमें हम CSS की फाइल का पाथ देते हैं। मेरी फाइल का नाम है style.css और वो यहीं पर पड़ी है, तो मैंने सिंपली इस नाम को टाइप कर देना है। तो इस तरीके से हमारी CSS की फाइल इंक्लूड होती है। अब हम इस फाइल में जो भी CSS करेंगे वो हमारी इस HTML की फाइल में अप्लाई हो जाएगी। एक और हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं H3 के नाम से।
इसमें हम लिख लेते हैं एक्सटर्नल CSS और स्टाइल डॉट CSS में हम h3 लिख कर और अपने ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने स्टाइल के टैग में किया था। अब हम इसमें कलर बता देते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लाइक ग्रीन कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। अब हम इसका प्रीव्यू जाके देखते हैं तो ये हमारी एक्सटर्नल CSS पे कलर चेंज हो चुका है। तो आपने देखा होगा हम इस फाइल में CSS कर रहे हैं और इसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो। अगर ये फाइल सही तरीके से इंक्लूड नहीं होगी तो आपकी CSS अप्लाई नहीं होगी। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपने फाइल को प्रॉपरली इसी तरीके से डिफाइन करना है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हमें CSS में थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, आगे बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं थोड़ा कोड क्लीन कर देता हूँ। अच्छा, मैं अपनी सारी CSS इस स्टाइल की फाइल में करने वाला हूँ। ये एक प्रोफेशनल वे है, इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि इसके बेनिफिट क्या है। एक टैग क्रिएट कर लेते हैं HTML का h1, जिसको मैं कोई भी टाइटल दे देता हूँ, टाइटल 1 एंड। ये हमारी 2 हेडिंग क्रिएट हो गई। इसका प्रीव्यू देखते हैं तो ये हमारी हेडिंग शो होने लग गई। वापस कोड पे आते हैं। अब अगर हमें इसको स्टाइल देना हो तो हम क्या करते हैं, स्टाइल डॉट CSS में इस HTML टैग के वर्ड को यहाँ पे लिखते हैं और इस तरीके से अपने ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करते हैं। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको कहते हैं सिलेक्टर। हमने यहाँ पर h1 लिखा, ये एक HTML का टैग है और यहाँ पर हम जो भी CSS लिख रहे हैं ये हमारी है प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेड, तो ये हमारा दोनों का कलर रेड हो चुका है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है। लेकिन एक और चीज़ आपको बताऊं कि सिलेक्टर्स में एक तो हमने डायरेक्टली HTML के टैग को यूज़ करके उसको कलर चेंज कर दिया, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, इसका नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लास को। क्लास के लिए अब एक और हम h1 क्रिएट कर लेते हैं और इसको मैं दे देता हूँ नाम टाइटल 3। अब हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ओपन करेंगे क्लास का, इसको कोई भी नाम दे देते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ टाइटल का। ये हमने एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया क्लास का और इसको हमने एक नाम दे दिया टाइटल। अब ये तीनों h1 है, लेकिन हमने इसको एक क्लास असाइन कर दिया और इन दोनों में कोई क्लास असाइन नहीं है। अब मैं स्टाइल डॉट CSS में जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा डॉट। अगर हमें क्लास के सिलेक्टर को यूज करना है तो हमें यूज करना होता है डॉट। एक और हमारे पास होता है ID, उसको भी बताता हूँ, लेकिन पहले इसको समझते हैं। तो इसका नाम क्या था, टाइटल। हमने डॉट के बाद क्लास का नाम यूज करना है, ये हमारा हो गया क्लास सिलेक्टर। इसी तरीके से हमने कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज कर लेना है और इसके अंदर हम जो भी CSS देंगे, लाइक मैं इसका कलर रख देता हूँ ब्लू और इसको सेव कर लेता हूँ और इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो ये हमारा कलर ब्लू हो चुका है। पहले हम h1 के थ्रू कलर दे रहे थे तो क्या हो रहा था, दोनों को कलर हो रहा था। अब हमने क्या किया, एक क्लास असाइन की और एक क्लास के थ्रू सिर्फ एक स्पेसिफिक इसको कलर चेंज कर दिया। तो इस तरह की चीजों के लिए हम यूज करते हैं क्लास सिलेक्टर। और एक हमारे पास होता है ID। एक और हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं और इसको मैं बोल देता हूँ टाइटल 4। इसके अंदर हम यूज करेंगे ID को भी हम टाइटल ही लिख लेते हैं। तो क्लास को यूज करने के लिए हमारे पास था डॉट, ID को यूज करने के लिए हमारे पास होता है हैश। टाइटल लिखेंगे और इस तरीके से हम इसको कर देते हैं कलर ग्रीन। इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं तो ये हमारा टाइटल ग्रीन हो चुका है। अब आप कंफ्यूज होंगे ये ID और क्लास ये क्या है और हम क्यों और किसको ज्यादा यूज करें। क्लास को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो और ID को आप सिर्फ एक ही दफा यूज कर सकते हो। ऐसा कोई HTML का टैग जिसको आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर देना है तो आप उसके लिए यूज करोगे ID वर्ड, क्योंकि आप जब वेबसाइट्स बना रहे होते हो तो आप अपने सेक्शंस को इन्हीं ID और क्लास के थ्रू नेम दे रहे होते हो डिफरेंट। तो अगर आपका कोई ऐसा सेक्शन है जो यूनिक है पूरे HTML के पेज में, तो आप तब ID को यूज कर सकते हो और ID पर भी CSS अप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर आप वही वर्ड एक से ज्यादा बार यूज करना चाहते हो, जैसे ये मेरे पास 2 हेडिंग है और मैं चाहता हूँ इन दोनों का नाम मैं सेम रखना चाहता हूँ, इससे हमें बेनिफिट क्या होता है कि हमने इसको जो CSS दी है वो इस पर भी अप्लाई हो जाएगी अगर हम इसका नाम भी टाइटल रख देते हैं और इसको सेव करते हैं तो ये हमारे दोनों का ब्लू कलर हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी हेडिंग की एक ही दफा CSS डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद उसकी क्लास को मल्टीपल हेडिंग्स में यूज करके या मल्टीपल जगहों पे यूज करके आप वही CSS को रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसी वजह से प्रोफेशनली वे एक्सटर्नल CSS में करने का है, जिसमें आप एक ही दफा अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करके रख देते हो और उसके बाद आप एक ही क्लास को मल्टीपल HTML के टैग्स में यूज करके कोड कम कर सकते हो। अगर हमने इनलाइन CSS की होती तो हमें डुप्लीकेशन करनी पड़ती और अगर हमने इंटरनल CSS करनी होती तो हमारा कोड बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाता। तो इससे हमारी HTML एंड CSS अलग अलग हो रही है और हमारा कोड भी साफ सुथरा हो रहा है। कोई भी CSS की प्रॉपर्टी डिफाइन करने का ये वे है। और भी बहुत सारी CSS की बिल्ट इन प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इस टॉपिक में आपने सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टीज को समझा और आपने ये भी समझ लिया कि ID और क्लास में क्या डिफरेंस है और क्लास के बेनिफिट क्या है। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो चुका है सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टीज पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कलर प्रॉपर्टीज। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं थोड़ा कोड को क्लीन कर लेता हूँ, एक हेडिंग को छोड़ देता हूँ, बाकी सबको रिमूव कर देता हूँ और style.css की फाइल में भी एक ही क्लास को छोड़ के बाकी सबको रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास एक हेडिंग है जिसको हमने क्लास दी है टाइटल और यहाँ पर उसकी CSS पड़ी है। अब हम इसको एक तो हमारे पास किसी भी टेक्स्ट को कलर देने के लिए ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं जिससे हम किसी भी टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। अगर हमें किसी टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर देना है तो हम वो भी दे सकते हैं, सिंपली टाइपिंग बैकग्राउंड कलर। आपके पास सजेशन आ जाएगी अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर लाइक रेड दे देता हूँ तो सेव करूंगा और इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। अच्छा, ये हमने हेडिंग्स रिमूव कर दी थी लेकिन ये हमारी हेडिंग अभी भी शो हो रही है। उसका रीजन क्या है कि हमने इस फाइल को सेव नहीं किया। ये जो डॉट आपके पास बना हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस फाइल को आपने सेव नहीं किया। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप कोई चेंजेस करें तो उस फाइल को जरूर सेव करें। तो ये हमारी हेडिंग रिमूव हो चुकी है और हमारी एक हेडिंग के ऊपर कलर भी आ चुका है और बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। हम इस तरीके से मल्टीपल कलर डिफाइन कर सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट के कलर को चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिया, चेक करते हैं तो ये ग्रीन हो गया। लेकिन कलर की भी कुछ टाइप्स होती हैं। आप गूगल पे जाएं और सिंपली लिखें W3 स्कूल कलर्स, तो आपको यहाँ पे पूरी एक वेबसाइट मिल जाएगी W3 स्कूल की। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं खुद भी इसको यूज करता था जब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था। इसमें आपके पास काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कलर लिखा तो मुझे कलर की बहुत सारी टाइप्स मिल गई। जैसे मुझे यहाँ पे हेक्साडेसिमल टाइप मिल गई, RGB, HSL, ये कुछ टाइप्स हैं कलर्स की, क्योंकि हर कलर के पीछे कोई ना कोई कोड होता है। जैसे ये हमें बता रहा है कि अगर आपको रेड कलर यूज करना है तो रेड कलर का हेक्साडेसिमल कोड ये है। मैं जैसे यहाँ पे इसको कॉपी करके अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा और सेव करूंगा और प्रीव्यू करूंगा तो देखें हमारा कलर अभी भी रेड है। पहले हम रेड लिख रहे थे लेकिन अब हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इसको कलर डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास कलर के ये सारे कोड्स हैं और ये आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे चल के, क्योंकि हर कलर के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। जैसे रेड के हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। अब हर कलर के वेरिएंट का नाम तो हमें नहीं मिलने वाला, तो इसलिए हमें हर कलर का एक कोड मिल जाता है। जैसे अगर मुझे थोड़ा सा इसको लाइट कलर यूज करना है तो मैं ये वाला कोड कॉपी करके अगर यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इसको सेव करूंगा तो ये देखें थोड़ा सा लाइट हो गया। अगर मैं RGB यूज करना चाहूँ तो RGB भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके और इसको सेव कर लेता हूँ और जब अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये मेरा कलर रेड आ गया वापस। और भी बहुत सारी वेबसाइट है इन कलर्स को समझने के लिए, आप उनको देख सकते हैं, उनसे इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिटेल के अंदर। आप फोटोशॉप वगैरह अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको कलर का कोड ही मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर। लेकिन अगर मुझे इसको बॉर्डर देना है तो मैं यूज करूंगा बॉर्डर की प्रॉपर्टी। सिंपली आपको लिखना है बॉर्डर, उसके बाद आपको पहले उसको पिक्सल बताना होता है। जैसे मैं यहाँ पे 2 पिक्सल बता देता हूँ, उसके बाद स्पेस देके मैं उस बॉर्डर की टाइप बताऊंगा। जैसे मुझे यहाँ पे सॉलिड चाहिए और उसके बाद मैं उसका कलर बता दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे #00 बता देता हूँ। ये ब्लैक कलर का कोड है। मैं इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो ये हमारा बॉर्डर आ चुका है। अगर मुझे इसको थोड़ा सा बढ़ाना है बॉर्डर को तो मैं यहाँ पे पिक्सल चेंज कर दूंगा तो ये हमारा बॉर्डर बढ़ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया बॉर्डर की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। जैसे एक सॉलिड था, एक और हमारे पास होता है डैश्ड। अगर मैं सेव करूंगा इसको तो ये हमारे पास बॉर्डर डैश में शो होने लग गया। स्पेस के बाद तीसरे में आप बताते हो उसका कलर। तो इस तरीके से आप बॉर्डर डिफाइन कर सकते हो CSS की मदद से। अभी अजीब लग रहा होगा ये, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको ये अजीब लग रहा है, लेकिन ये आपके ऊपर है। जब आपको कोई डिजाइन मिलेगा और आपको उसको अप्लाई करना है अपनी CSS में, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये अप्लाई करने में मुश्किल नहीं होगी कि किस तरीके से हम बॉर्डर देते हैं और किस तरीके से बॉर्डर का कलर डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हम टेक्स्ट को कलर देते हैं और किस तरीके से टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कलर देते हैं। अभी तो हमने H1 को कलर दिया है। अगर हमारे पास div हो, जैसे मैं यहाँ पे div यूज करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेस्टिंग, इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो ये हमारे पास अभी शो हो रहा है। अगर मुझे इसको भी यही CSS अप्लाई करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके इसको कॉपी करके इस div की एट्रीब्यूट में भी ये डिफाइन कर दूंगा तो ये हमारे पास सेम CSS यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन फॉन्ट साइज अभी भी हमारा वही है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास H1 में है। इसमें हमने कोई भी HTML में पैराग्राफ या H1 यूज नहीं किया, इसलिए इसके ऊपर कोई भी डिफॉल्ट CSS अप्लाई नहीं हुई। तो अगर मुझे बॉर्डर रेडियस देना है तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दूंगा और कितना देना है मैं यहाँ पे पिक्सल में भी डिफाइन कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे 10 पिक्सल डिफाइन कर रहा हूँ तो ये बॉर्डर हमारे पास रेडियस में कन्वर्ट हो चुका है। ये थी हमारी कलर की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉक्स मॉडल। इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको हम यूज करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। बॉर्डर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन कोड की एग्जांपल से इनको समझते हैं कि ये है क्या और इनके बेनिफिट्स क्या हैं। पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। एक बॉक्स हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं बॉक्स 1 कह देता हूँ और एक और मैं बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि div क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं बॉक्स नाम दे देता हूँ 2 को। बॉक्स क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने क्लास में इसका जो नाम दिया हुआ है वो बॉक्स दिया हुआ है और हम इसको बॉक्स कंसीडर कर रहे हैं। इसके अंदर मैं सिंपल टेक्स्ट लिख लेता हूँ।
सिंपल टेक्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पैराग्राफ या हेडिंग यूज करूंगा तो हेडिंग एंड पैराग्राफ के पीछे HTML के अंदर कुछ प्रीडिफाइंड CSS होती है जो मैं नहीं चाहता इसमें एप्लीकेबल हो, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें सिंपल टेक्स्ट रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पर भी हम यही लिख देते हैं और इसको बॉक्स 2 कह देते हैं। इसका प्रीव्यू देखते हैं तो ये हमारे पास 2 बॉक्स क्रिएट हो चुके हैं। अभी ये बॉक्स विजिबल नहीं हो रहे क्योंकि अभी हमने कोई CSS दी नहीं है। अब हम इसको CSS देने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसमें पहले ये रिमूव कर लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज। बॉक्स 1 को बैकग्राउंड ग्रीन दे देते हैं और एक और CSS प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम बैकग्राउंड कलर रेड दे देते हैं। इसको बॉक्स 2 कर देते हैं। तो एक बॉक्स 1 हो गया, एक बॉक्स 2 हो गया। सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं तो ये हमारे पास 2 बॉक्स क्रिएट हो चुके हैं। अब पहले मार्जिन को समझते हैं। अब आप देख रहे होंगे इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये बॉक्सेस आपस में मिले हुए हैं। अगर हमें इन दोनों के बीच में स्पेस देना है तो हम यूज करेंगे मार्जिन। मार्जिन की प्रॉपर्टी हमें सिंपली मार्जिन लिखना है। मार्जिन में हमारे पास मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं और एक साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मार्जिन लिख के सिंपली यहाँ पे अगर मैं 5 पिक्सल लिखता हूँ और सेव करता हूँ तो ये बॉक्स हमारा थोड़ा सा लेफ्ट से आगे हो गया और राइट से भी आगे हो गया, ऊपर से भी थोड़ा सा स्पेस आ गया और नीचे से भी थोड़ा स्पेस आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्जिन 5 पिक्सल दिया है। अगर मैं अलग अलग डिफाइन करना चाहता हूँ तो इसमें हम स्पेस में भी डिफाइन कर सकते हैं। स्पेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी कि टॉप कहाँ पर है, बॉटम कहाँ पर है, लेफ्ट राइट कहाँ पर है, और ये याद करना भी थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा शुरू में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 0 पिक्सल दे देता हूँ, 0 पिक्सल और 0 पिक्सल। अभी हम सिर्फ 5 पिक्सल फर्स्ट प्रॉपर्टी को देके सेव करते हैं। अभी हमें कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ 5 पिक्सल शुरू में दिया है। ये टॉप की प्रॉपर्टी है, टॉप से 5 पिक्सल ये नीचे हुआ है। यही प्रॉपर्टी अगर मैं नीचे दूं तो आपको थोड़ा सा विजिबल होगा। देखें ये नीचे आ गया, क्योंकि ऊपर व्हाइट कलर ही था तो थोड़ा नीचे आया तो फील नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऊपर ये दोनों पहले मिले हुए थे, अब ये थोड़ा सा नीचे हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं, 10 पिक्सल कर दूं तो ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको 0 कर दूं और यहाँ पर मैं इसको भी 0 कर दूं, अब हम यहाँ पर सेकंड वाला होता है हमारा राइट वाला और थर्ड वाला होता है हमारा बॉटम। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 5 पिक्सल दूं थर्ड वाले को तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा सेकंड वाला, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले को हमने बॉटम से 5 पिक्सल दिया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन बॉटम करके भी समझा देता हूँ। अगर मैं सिंपली मार्जिन बॉटम लिखूँ तो मुझे स्पेस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा 10 पिक्सल, तो ये मेरा थोड़ा सा नीचे से स्पेस आ चुका है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप दे दूं 50 पिक्सल ताकि थोड़ा सा समझ आए आपको। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये ज्यादा नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि पहले तो 10 पिक्सल ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे भी हमने इस बॉक्स को भी 50 पिक्सल दे दिया तो ये ज्यादा नीचे चला गया। इसी तरीके से अगर हमें लेफ्ट से देना है तो हम सिंपली लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट और इसको कोई भी प्रॉपर्टी दे देंगे तो ये लेफ्ट से हमारे पास थोड़ा सा स्पेस आ गया। अगर हमें राइट से देना है तो हम मार्जिन राइट लिखेंगे और इसको हम CSS देंगे तो ये हमारा, अच्छा ये तो हो गया हमारा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, बाहर से स्पेस आ रहा है। लेकिन अगर हमें अंदर स्पेस देना है, अब हम चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड कलर है हमारा ये बहुत ज्यादा मिल रहा है ऊपर से, अगर हमें ऊपर से इसके अंदर स्पेस देना है तो हम यूज करेंगे पैडिंग। पैडिंग में भी सेम हमारे पास स्पेस में भी हम दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली 5 पिक्सल लिखूं तो ये चारों तरफ से अंदर से स्पेस आ गया। लेकिन अगर मैं अलग अलग देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस दे के भी दे सकता हूँ। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप यहाँ पे पैडिंग टॉप अलग दे दें 5 पिक्सल, तो ये सिर्फ ऊपर से स्पेस आया, नीचे से नहीं आया। बॉटम में मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया तो ये देखें नीचे से ज्यादा हो गया, ऊपर से कम हुआ। इसी तरीके से अगर हमें लेफ्ट से स्पेस देना है तो हम पैडिंग लेफ्ट दे देंगे, लेफ्ट से भी थोड़ा आगे हो गया। इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा बॉक्स मॉडल का टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइपोग्राफी। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये हमारे पास सिंपल टेक्स्ट है। मैंने यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट इसलिए यूज किया था क्योंकि अगर मैं यहाँ पे H1 यूज करता, मैं आपको दिखाता हूँ, तो कुछ बाय डिफॉल्ट प्रीडिफाइंड CSS की प्रॉपर्टीज इसके पीछे लगी हुई हैं। मैं सेव करके दिखाता हूँ तो ये देखें बाय डिफॉल्ट देखें फॉन्ट भी बड़ा हो गया और नीचे से थोड़ा सा स्पेस भी आ गया। अभी आपको फील नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को खत्म करूँ सारी को और सिंपली कलर दूं तो आपको पता पड़ेगा। देखें नीचे से स्पेस आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी लगी हुई है मार्जिन की, और इसमें नए डेवलपर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने तो स्पेस दिया ही नहीं है तो ये स्पेस क्यों आ गया। इसलिए क्योंकि आपने एक प्रीडिफाइंड टैग यूज किया हुआ है H1 जिसके पीछे ऑलरेडी CSS डिफाइन हुई भी है। इसको देखने के लिए आप सिंपली राइट क्लिक करके स्पेक एलिमेंट में भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें ये मेरा H1 है और इसके पीछे प्रीडिफाइंड CSS ये लगी हुई है कि फॉन्ट साइज हमारा क्या है, मार्जिन कितना देना है। ये देखें आप मार्जिन कितना है, फॉन्ट वेट क्या है। पर मैं अगर अपनी CSS इस H1 के टैग के ऊपर एप्लीकेबल करना चाहता हूँ तो मैं इसको कैसे करूँ, चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हम वापिस आ जाते हैं हमारी इस हेडिंग के ऊपर, इसको एक क्लास दे देते हैं।
हैं। और इस क्लास को मैं नाम यूज कर लेता हूँ टाइटल, सेव करके स्टाइल की फाइल में आके अब मैं इस टाइटल को यूज करके और इसको सबसे पहले तो कहता हूँ मार्जिन 0 करो, ताकि मैं अपने हिसाब से इसको मार्जिन दूं। मैं सिंपली 0 लिखूंगा तो भी ये डिफॉल्ट में पिक्सल ही कंसीडर करेगा। तो ये देखें मेरा स्पेस सही हो चुका है। इसको बंद कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अभी ये स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस बॉक्स को मार्जिन बॉटम दिया हुआ है। इसको रिमूव करके सेव करके दिखाता हूँ तो ये मेरा मार्जिन खत्म हो चुका है। अब मैं अगर इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। सिंपली अगर मैं यहाँ पे कलर लिखूँ और यहाँ पर कोई भी कलर दे दूँ और सेव करूँ तो ये मेरा कलर चेंज हो चुका है। अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यूज करूंगा फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर मैं कोई भी जो बिल्ट इन फॉन्ट होते हैं पहले वो आपको सजेस्ट कर रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी एरियल यूज कर लेता हूँ। अगर इसके अलावा भी आपको फॉन्ट यूज करने हैं तो वो मैं आपको वेबसाइट के कोर्स में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप मजीद फॉन्ट यूज कर सकते हैं। चलिए इसको सेव कर लेते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये देखें मेरा फॉन्ट चेंज हो चुका है। इसका फॉन्ट अलग है, जो डिफॉल्ट में फॉन्ट लगा हुआ था वो इसका आ गया और इसका फॉन्ट हमारा चेंज हो चुका है। और अगर मैं इसका फॉन्ट का साइज कम करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट डैश साइज। इसमें हम कोई भी पिक्सल में फॉन्ट साइज दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 10 पिक्सल, जो बहुत छोटा हो जाएगा। ये देखें कितना छोटा हो गया फॉन्ट हमारा। और मैं ज्यादा भी दे सकता हूँ, लाइक मैं 100 पिक्सल भी दे सकता हूँ। मैं क्या भी फॉन्ट साइज इसको देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। मैं प्रीडिफाइंड H1 की CSS की प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा हूँ अपनी CSS प्रॉपर्टीज में। इसको वापस थोड़ा सा चेंज करके 32 पिक्सल दे देता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई H1 का टैग यूज नहीं हुआ उसके बावजूद भी मैं इसको CSS प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे इसको डिव में रैप करना पड़ेगा। मैं इस टेक्स्ट को सिंपली अगर डिव में डाल दूं और इसके ऊपर भी मैं अगर क्लास यही लगा दूं टाइटल, तो जो मैंने CSS इसमें लगाई हुई है वो इसमें भी आ जाएगी। प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें अभी उसका फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड है, इसका फॉन्ट वेट लाइट है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर H1 यूज हुआ है टैग और H1 के पीछे फॉन्ट वेट ऑलरेडी डिफाइंड हुआ है बोल्ड। अगर मैं इसका भी फॉन्ट वेट चेंज करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा और इसमें मुझे बताना पड़ेगा फॉन्ट, और इसमें मैं सिंपली अगर बोल्ड लिख दूं तो ये बोल्ड हो जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा लाइट रखना चाहता हूँ तो मैं बता सकता हूँ 400, तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया। तो ये थी हमारी फॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने इस टॉपिक में कवर की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेआउट टेक्निक्स। चलिए कोड में आ जाते हैं। ये हमारी CSS की फाइल है जिसमें हमारे पास 2 बॉक्सेस क्रिएट हुए हैं। इसके लिए हमारे पास होता है प्रॉपर्टी पोजीशन, और पोजीशन हमारे पास होता है एब्सोल्यूट, फिक्स, रिलेटिव, स्टैटिक, स्टिकी और भी बहुत सारी हैं। लेकिन बेसिक आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट दूं और इसको सेव करूँ और जब मैं इसका प्रीव्यू देखूँ कि ये बॉक्स छोटा हो गया, यानी कि ये बॉक्स की अब साइज जो डिफॉल्ट थी 100% वो अब खत्म हो गई और इसकी पोजीशन भी अब बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट हो गई। यानी कि अब मैं इसको अपनी मर्जी से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहां ले जाना चाहूँ ले जा सकता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको कहूँ टॉप से 0 कर दो, पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से बॉक्स 1 के ऊपर ये ओवरले हो गया। इसके बाद हमारे पास होता है पोजीशन रिलेटिव। अच्छा, रिलेटिव और इसके अलावा स्टैटिक, इसको डेप्थ में समझने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो जब हम वेबसाइट का कोर्स करेंगे तो मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा आप किस तरीके से अपनी डिव को पोजिशनिंग दे सकते हैं। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता क्योंकि अगर ज्यादा डीप में गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लेक्स बॉक्स। ये भी मजेदार टॉपिक है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे मल्टीपल बॉक्सेस। तो मेरे पास अभी 2 बॉक्स क्रिएट हुए हैं। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ और इसमें से मैं ये टेक्स्ट रहने देता हूँ। इसको इवन ऊपर भी यहाँ पर H1 वगैरह रिमूव करके सिंपल डिव के अंदर टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ। तो हमारे पास अब एक बॉक्स है, उसके अंदर एक डिव पड़ी है जिसमें हमारा टेक्स्ट पड़ा है, और नीचे भी सेम बॉक्स 2 में भी डिव पड़ी है और उसके अंदर हमारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है। इसी तरीके से क्लास में भी जाके मैं सफाई कर लेता हूँ थोड़ी, ये सब चीजें रिमूव करके, और यहाँ से भी ये सारी चीजें, इसका भी काम नहीं है, इसको भी खत्म कर देते हैं। अब हमारे पास एक क्लास यूज हो रही है टाइटल। इधर जाके इसको भी देख लेते हैं। इसका टाइटल 2 है, इसको 2 रिमूव कर देते हैं। इसका ख्याल रखिएगा जो क्लास का टेक्स्ट यूज हो रहा है वही यहाँ पर आपका यूज हो रहा हो, वरना आपकी CSS अप्लाई नहीं होगी। नए डेवलपर अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो CSS दी थी पर इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं बेस्ट प्रैक्टिस यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा कॉपी करके पेस्ट वाला मेथड यूज करें। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ ताकि कोई भी स्पेलिंग प्रॉब्लम ना हो। बाकी प्रॉपर्टीज के लिए आपको कोड एडिटर खुद मदद कर रहा है, लेकिन ये जो आप अपने खुद के टेक्स्ट दे रहे होते हैं इसमें आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसको सेव कर लेते हैं दोनों फाइलों को और इसका प्रीव्यू जाके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, बॉक्स 1 कर देता हूँ। ये बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2 है। इसका ग्रीन कलर है, इसका रेड कलर है। अभी हमारा सेकंड वाला बॉक्स फर्स्ट वाले के नीचे आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि सेकंड वाला बॉक्स फर्स्ट वाले के बराबर में आए तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स हमेशा पेरेंट डिव में लगता है, चाइल्ड डिव में नहीं लगता। तो हमें इसके लिए चाहिए होगी पेरेंट डिव। तो हम एक पेरेंट डिव क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ओपन करके इसको एंड में क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा इसको स्पेस देता हूँ। वैसे इसके लिए प्लगइन्स आते हैं, वो
वो स्पेसेस खुद ही दे देते हैं, वरना आप मैनुअली भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है, ताकि आपका कोड साफ सुथरा नजर आए। चलिए अब इसको नाम दे देते हैं क्लास, और इसमें मैं यूज कर लेता हूँ इसका नाम फ्लेक्स कंटेनर। ये हमारा पेरेंट डिव क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर हमारी ये चाइल्ड डिव है, और उसके अंदर हमारे पास डिव में टेक्स्ट पड़ा है। इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखें। अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। इम्पैक्ट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को एज अ सिलेक्टर यहाँ पर यूज करके हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। इसको सेव करके प्रीव्यू देखते हैं। तो ये देखिए हमारा जो सेकंड वाला बॉक्स था वो उसके बराबर में आ चुका है। अगर मैं थर्ड बॉक्स क्रिएट करूँ, थर्ड बॉक्स में फर्स्ट वाले को कॉपी करके, ताकि उसका कलर क्योंकि ग्रीन है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ उसका नाम। तो ये हमारा तीनों बॉक्स यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरीके से और भी बॉक्सेस क्रिएट कर सकता हूँ। मैं सेकंड वाले को कॉपी करके फोर्थ पे ले आता हूँ, तो ये हमारे 4 बॉक्सेस आ गए। तो ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर में आता जा रहा है। फ्लेक्स के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जिसके लिए मैंने सोचा है कि आपको एक अलग से वीडियो बनाऊं, एक बड़ी डिटेल के अंदर वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं आपको फ्लेक्स को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूं। अभी आपको कंफ्यूज ना करने के लिए यहाँ तक आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन एंड एनिमेशंस। ट्रांजिशन एंड एनिमेशंस को मैं कहता हूँ ये शशके हैं। जो वेबसाइट में आपने देखे होंगे कि कुछ इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, जब आप माउस लेके जाते हैं तो अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आपको फील होते हैं वेबसाइट में। चलिए पहले हम ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को यूज करके उसको समझते हैं, फिर एनिमेशन को समझेंगे। कोड में आ जाते हैं वापस। सबसे पहले मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ ट्रांजिशन के लिए। मैं ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ पुरानी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं क्लास दे देता हूँ ट्रांजिशन बॉक्स। उसके अंदर वही टाइटल वाली डिव क्रिएट कर लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है, और उसके पीछे हमने सीएसएस भी बताई हुई है। ये हमने टाइटल वाली क्लास यूज की और इसमें हमने लिख दिया ट्रांजिशन। स्टाइल डॉट सीएसएस में भी सारी चीजें रिमूव कर देते हैं, सिर्फ टाइटल वाली क्लास को रहने देते हैं जिसमें हमारी फॉन्ट स्टाइलिंग हुई भी है। इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। अभी आपके पास ये ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि हमारा जो फॉन्ट है उसका कलर हमने किया हुआ व्हाइट। अगर मैं इसको सिलेक्ट करने जाऊंगा तो ये देखिए व्हाइट कलर में आ रहा है। तो पहले इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज कर लेते हैं। मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। अब ये हमारा एक बॉक्स में ब्लैक कलर है। अभी बॉक्स फील नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ भी नहीं दिया। चलिए इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बॉक्स को भी, ताकि थोड़ा फील हो। क्लास का नाम था हमारा ट्रांजिशन बॉक्स, उसको हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये क्लास नेम हमने कॉपी किया और यहाँ पे आके हमने डॉट देकर इसको पेस्ट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर लिया। चलिए अब इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि ये नजर आए। इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ रेड। इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं तो ये बैकग्राउंड कलर आ गया। अच्छा, ट्रांजिशन को समझने से पहले मैं चाहता हूँ आपको मैं एक और सिलेक्टर का फीचर सिखाऊं। आपके सामने ये जो रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, मैं चाहता हूँ इसमें जब मैं माउस लेके जाऊँ तो इसका कलर ब्लू हो जाए। इसके लिए हमें सीएसएस प्रोवाइड करता है सिलेक्टर के साथ एक फीचर। मैं करके दिखाता हूँ। पहले हम इस सिलेक्टर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। हम नया सिलेक्टर ओपन करेंगे, लेकिन अब हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करने से पहले ये साइन देंगे और लिखेंगे HOVER होवर, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज लिखेंगे वो हमारी इम्पैक्ट होगी जब हम माउस लेकर जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो, और सेव करके मैंने इसका प्रीव्यू देखा। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अभी मैं देख रहा हूँ तो रेड कलर है। जैसे ही मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ये ब्लू कलर हो रहा है। इसी तरीके से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ फॉन्ट का। अब ये जो कलर चेंज हो रहा है, मैं चाहता हूँ इसका कलर जो चेंज हो रहा है वो थोड़ा स्लो हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांजिशन। चलिए इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले हमने क्या करना है, इस ट्रांजिशन बॉक्स क्लास को हम एक सीएसएस देंगे ट्रांजिशन, और इसको हमने 1 सेकंड दे दिया। 1s लिखेंगे, इसका मतलब ये 1 सेकंड हो गया। अब इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखेंगे तो जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ये थोड़ा स्लो तरीके से हो रहा है। तो ये तो है ट्रांजिशन का कमाल। अब हम इसमें एनिमेशन डालते हैं। ये जो बॉक्स मेरे सामने आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये बॉक्स चलने लगे एनिमेशन के थ्रू। एनिमेशन के लिए सीएसएस हमें प्रोवाइड करता है की फ्रेम, और की फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं @keyframe, और इस तरीके से हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर लेते हैं @keyframes के बाद। अच्छा, ये जो आइडेंटिफायर है ना, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी इसको नेम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइड इन, क्योंकि मैं एक इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसमें स्लाइड इन होगा। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्रॉम, और यहाँ पर ओपन करके इसको क्लोज करके मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 100%, और 2 में हम दे देंगे मार्जिन लेफ्ट 0। अब ये हमने एक इफेक्ट क्रिएट किया है स्लाइड इन के नाम से। अब ये जो इफेक्ट है हमें जिस भी क्लास को देना है वहां पर जाकर, जैसे मुझे ट्रांजिशन बॉक्स को ये इफेक्ट देना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा एनिमेशन, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा हमारे आइडेंटिफायर का नाम जो हमने वहां पर नीचे दिया है। जैसे मेरा आइडेंटिफायर है स्लाइड इन, उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा 1s, और यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रीडिफाइंड इफेक्ट्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ ईज इन आउट। चलिए इसको सेव करके ब्राउजर में इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। जैसे ही मैं पेज को लोड कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये जो हमारा इफेक्ट है, इसी तरीके से अगर इसमें थोड़ी सी हम चेंजेस कर दें, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ से कि इसको राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं, लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ पर आप 0 कर दो और इसको दे दो 100%। इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। यानी कि मैंने सिर्फ सिंपली ये चेंजेस की और ये हमारा इफेक्ट चेंज हो गया।
अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये इफेक्ट कंटिन्यूसली चलता रहे तो मैं उसके लिए यूज करूंगा इनफाइनाइट। जैसे मैं यहाँ पे इसको मिटा के इसकी यहाँ इस जगह पे लिख देता हूँ इनफाइनाइट, तो ये मेरा इफेक्ट अब कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ये थोड़ा तेज है, अगर मुझे इसकी स्पीड स्लो करनी है तो मुझे सिंपली यहाँ पे जाके लिखना है 10 सेकंड, तो ये बहुत स्लो हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ ये जो इफेक्ट है मेरा माउस ओवर पे आए तो ये भी पॉसिबल है। इसको यहाँ से कट करके नीचे पेस्ट कर देना है और सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो ये माउस ओवर पे हमारा इफेक्ट चल रहा है। अब हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है और हमारा इफेक्ट भी काम कर रहा है। तो ये सिंपल छोटी मोटी ट्रिक से आप अपनी मजे मजे की एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो। तो ये था हमारा ट्रांजिशन एंड एनिमेशन का टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CSS बेस्ट प्रैक्टिसेस। इस टॉपिक में मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये कैरियर एडवाइस है, क्योंकि 8 साल पहले इस फेज से मैं गुजर चुका हूँ। जब मैं CSS सीख रहा था या HTML सीख रहा था तो उस वक्त मैंने ये फील किया था कि क्या मिस्टेक्स एक नया डेवलपर कर सकता है, उसके बारे में कोई एडवाइस मुझे नहीं मिली थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये एडवाइस दूं जिनकी मदद से आपको आगे फ्यूचर में हेल्प होगी। जब आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपका सीनियर नोट करेगा। तो CSS में आपने 1-2 चीजों का बहुत ख्याल रखना है। जैसे सबसे पहले तो आपने हमेशा CSS के लिए एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करनी है। जैसे हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल क्रिएट की थी, उस फाइल का नाम भी आपने अच्छा सा चूज करना है। जैसे यहाँ पे मैंने style.css रखा है क्योंकि हम यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं। आपने XYZ टेस्ट ये सब यूज नहीं करना। इवन HTML की फाइल भी क्रिएट करो इफ इट इज अ होम पेज, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उसका नाम इंडेक्स रखो। अगर कोई अबाउट अस का पेज है तो आपने उस फाइल का नाम अबाउट रखना है। आपने क्लासेस के नेम देने हैं तो इसमें भी ख्याल रखिए कि क्लासेस के नेम उसका पर्पस पूरा कर रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पे एक डिव में मेरा काम हो रहा है हेडर का। हेडर यानी कि जहाँ पे हमारा लोगो आ गया या लिंक्स आ गया वेबसाइट में, जो टॉप पे आपको हेडर शो हो रहा होता है, तो उसको मैं क्लास का नाम दूंगा हेडर। इसी तरीके से अगर मेरे लिंक्स आ गए या नेविगेशन आ गई तो उसको मैं क्लासेस का नाम दूंगा नेविगेशन। ये आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, क्योंकि अक्सर नए डेवलपर क्या करते हैं ABC XYZ इस तरह की चीजें यूज कर लेते हैं। एक और मिस्टेक जो हमेशा डेवलपर कर लेते हैं, स्पेलिंग प्रॉब्लम। देखिए स्पेलिंग में मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं और पहले तो बहुत ज्यादा होती थी जब मैं नया डेवलपर था, इसलिए हमेशा कॉपी पेस्ट करो। टाइपिंग मिस्टेक इज अ कॉमन, किसी से भी ये मिस्टेक हो सकती है। ये तो थी बेस्ट प्रैक्टिसेस। अच्छा, सिलेक्टर से रिलेटेड एक चीज मुझसे मिस हुई है जो मैंने जानबूझ के की है। और सिलेक्टर की जब भी मैं बात कर रहा हूँ, सिलेक्टर मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और वो मैंने मिस इसलिए की थी क्योंकि मैं उस वक्त समझाता तो आप कंफ्यूज हो जाते। लेकिन अभी जब मैंने ये होवर और ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, तो अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। पेरेंट और चिल्ड्रन को किस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं उसका ईजीएस्ट वे समझाता हूँ। पहले कोड की थोड़ी सफाई कर लेते हैं। एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ पेरेंट, और इसके अंदर मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं नाम दे देता हूँ टाइटल। यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट टाइटल, और यही डिव मैं कॉपी करके इस डिव के बाहर भी रख देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे दोनों की क्लास का नाम टाइटल है। अभी अगर हमें इस टाइटल को CSS देनी है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और जाकर यहाँ पर डॉट टाइटल लिख के, और इस तरीके से हम कोई भी इसको CSS दे सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ और इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो ये हमारे पास दोनों पे ये CSS अप्लाई हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ इसको अलग CSS देना चाहता हूँ और इसको अलग CSS देना चाहता हूँ, लेकिन दोनों की क्लास का नाम भी चेंज नहीं करना चाह रहा। तो उसके लिए मैं पेरेंट चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ। ये जो पेरेंट है इसको मैं सिलेक्ट करके मैं वापस स्टाइल फाइल में आता हूँ और एक नया सिलेक्टर क्रिएट करता हूँ डॉट पेरेंट, और उसके बाद मैं ये साइन दूंगा ग्रेटर देन का, और उसके बाद मैं अपने क्लास का नाम लिख दूंगा डॉट टाइटल। कर्ली ब्रैकेट को ओपन करके क्लोज कर लूंगा। अब यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ ब्लू और इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमने एक टाइटल को CSS दिए रेड और एक को दिए ब्लू। अब हम जब इसको सेव करेंगे तो ये दोनों अलग अलग प्रीव्यू देंगी। हमने क्या किया, पेरेंट की मदद से चिल्ड्रन को अलग CSS दे दी और रिमेनिंग CSS मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज दोनों का 18 पिक्सल कर दो, और सेव करके प्रीव्यू करता हूँ। फॉन्ट साइज दोनों का चेंज हो रहा है, लेकिन कलर मैंने चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ पेरेंट चिल्ड्रन क्लास। ये आपको जब आप वेबसाइट बना रहे होंगे तो कोड रिपीटेशन से बचने के लिए ये चीजें बहुत काम आएंगी, और ये भी CSS की बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक हिस्सा है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CSS फ्रेमवर्क्स। इसमें मैं आपको थोड़ी बहुत नॉलेज देने वाला हूँ जो कि आपको बहुत काम आने वाली है आगे चल के। CSS फ्रेमवर्क्स में हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हमें मिल जाती हैं जो हमारा काम आसान करती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले हम एक हेडिंग क्रिएट करते हैं H1। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेडिंग और इसका जाके प्रीव्यू देखता हूँ, तो ये हमारी एक हेडिंग क्रिएट हो गई। और एक डिव बना लेता हूँ जिसमें मैं सेम वर्ड लिखता हूँ हेडिंग। मैंने सेम वर्ड डिव में भी लिखा और सेम वर्ड मैंने H1 के टैग में लिखा। H1 के टैग में जब भी मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कुछ CSS ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो ये CSS की कुछ प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन ये मजे वाली नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ये हेडिंग अच्छी नहीं लग रही, मतलब इसका ना फॉन्ट अच्छा लग रहा है,
ना इसका साइज। ये जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, ये हमारे उन चीज़ों को आसान कर देते हैं। कॉमन फ़ॉन्ट का साइज, हेडिंग का कितना होना चाहिए, उसकी जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं वो ये फ्रेमवर्क्स कर रहे होते हैं। आपने सिंपली क्या करना होता है, उनकी लाइब्रेरीज को अपनी HTML की फाइल में इंक्लूड करवाना होता है। जैसे आपने ये CSS की फाइल इंक्लूड करवाई है अपनी HTML के अंदर, इसी तरीके से हमें बनी बनाई CSS की कुछ फाइल्स मिल जाती हैं जो हम सिंपली जाके इंक्लूड करवाते हैं डाउनलोड करके, और हमारी CSS ऑटोमेटिकली होने लग जाती है बहुत सारी चीज़ों की। अब फिर हमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करनी होती है और हमारा काम हो जाता है। और ये बहुत काम आती है जब हम मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बना रहे हो। और इन लाइब्रेरीज में हमारे पास सबसे पॉपुलर लाइब्रेरीज के मैं नाम बता देता हूँ। जैसे कि बूटस्ट्रैप है, अगर आप गूगल पे जाके सिंपली लिखें बूटस्ट्रैप तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। इसकी आपने डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी होती है, इसमें से डाउनलोड करनी होती है फाइल, और अपनी HTML की फाइल में जाके इंक्लूड करवाना होता है। इसके ऊपर भी मैं कोर्स बनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कोई अगर आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि CSS फ्रेमवर्क क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। एक और हमारे पास लेटेस्ट लाइब्रेरी है, आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो है टेलविंड CSS। इसके ऊपर भी मैं आपको कोर्स बना के दिखाऊंगा। ये देख रहे होंगे कि आप इसको छोटा सा एक डेमो दिखा रहा है, वो सिंपली क्लास के नाम लिखता जा रहा है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेफ्ट साइड पे CSS अप्लाई हो रही है। बस ब्रेक लगाओ और जो भी देखा है उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। हमने ऑलमोस्ट हर वो टॉपिक कवर किया है जो आपको एक अच्छी नहीं बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने में हेल्प कर सकता है। अगर इस कोर्स से आपको जरा भी हेल्प मिली हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा फॉर माई मोटिवेशन, एंड हिट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।